हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमारी ये जो डेली सीरीज़ रहती है, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर को हम एनालाइज करते हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, जो यहाँ पर हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनको हम कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं। जिसमें पॉलिटी आई रहता है हमारा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। तो ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं। और आज है 4 अक्टूबर 2025, दिन है सैटरडे। तो आज की हमारी न्यूज़ को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ये एक जो आपको एक टारगेट दिया जाता है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ये था कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ बिटवीन, यानी कि सबसे बड़ा बॉर्डर किन दो देशों के बीच में है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है करेक्ट है, कनाडा एंड यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर है, बाउंड्री लाइन, बॉर्डर की जो लाइन है, वो सबसे लंबी है पूरे विश्व में। तो आते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है ये इकॉनमी से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारी इकॉनमी की न्यूज़ बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आती रहती है, और इसके अलावा बहुत काम की न्यूज़ रहती है, यानी कि इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में। और आपको यहाँ पर जितना कंटेंट मिलेगा वो आपके लिए इनफ होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, और उसके बाद फिर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उन सभी के लिए तो ये सफिशेंट रहेगा ही। ठीक है, तो हमारे ये जो न्यूज़ इसको देख लेते हैं। तो क्या जो निर्मला सीतारमण है, हमारी जो वित्त मंत्री है भारत की, उन्होंने कहा है कि जो देश है उनको प्रिपेयर रहना होगा स्टेबल कॉइन्स से डील करने के लिए, यानी कि स्थिर सिक्का हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेबल कॉइन आखिर है क्या। तो एक प्रकार से ये ऐसा कॉइन होता है जो कि किसी भी वैल्यू को ऐसे एज इट एज स्टेबल रखता है। तो सबसे पहले हम ये जो न्यूज़ है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, क्या न्यूज़ से हमारा क्या कंक्लूजन, क्या पॉइंट्स निकलते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में, अगर भारत जो है एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो वहाँ पर जो स्थिर लाने वाली शक्ति है ये बनाया जा रहा है भारत को। उन्होंने कहा कि भारत जो है बारी छटके, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी, काफ़ी वॉर छिड़े हुए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, उसके साथ ही ऊर्जा मूल्य अस्थिरता, इसके साथ उच्च शुल्क, यानी कि भारत जैसे कि बहुत सारे टैरिफ का सामना कर रहा है आजकल, खास करके जो ट्रंप के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और उनकी जो भी आपूर्ति श्रृंखला उसमें बदलाव हो रहा है, यानी कि भारत का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है, स्पेशली तौर पर एक्सपोर्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आ रहे हैं। और हालांकि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी, हमने पीछे 2 दिन पहले न्यूज़ में कवर किया था कि उसमें हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हालांकि उनको टैरिफ को ऐड नहीं किया। उससे पहले की जो रिपोर्ट है अगस्त तक की, सितंबर तक की, तो अगस्त तक की रिपोर्ट है। तो उसमें ये कहा गया था कि बताया गया था कि जो एक्सपोर्ट है भारत के वो 10% कुछ बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें इन सभी चीज़ों से अवेयर रहना होगा। भारत को जो घरेलू समर्थन मिल रहा है भारत को, उसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि भारत में आप देख रहे होंगे आए दिन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पीपी मॉडल चल रहा है, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन जो पार्टनरशिप है, उससे क्या हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर दोनों पैसा लगाकर हर एक क्षेत्र को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो वैश्विक अस्थिरता है, यानी कि पूरे विश्व में हम देखते हैं कि अनस्टेबल हो रखा है, कहीं पर कीमतें बढ़ चुकी हैं, कहीं पर कीमतें कम हो चुकी हैं, कहीं पर वॉर चल रहा है, कहीं पर करेंसी की कमी हो रही है, कहीं पर उनकी जो पूरी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, तो कहीं पर इकोनॉमी ज़्यादा मतलब ऊपर हो चुकी है, हाई लेवल पर जा चुकी है। तो अब ऐसे में पूरे विश्व में जो अस्थिरता बनी हुई है उसमें फिर भी भारत जो है वो एक पूरी तरह से मजबूत देश के रूप में उभरता नजर आ रहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो कम निवेश, यानी कि जो लोग इन्वेस्ट कम करते हैं, उच्च पूंजी लागत और जो अस्थिर ऊर्जा कीमतें हैं, उसके साथ ही वृद्धि सत्ता के बीच जो तनाव चल रहा है उससे जूझ रही हैं। व्यापार तनाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी कि जो ट्रेड अभी मतलब ट्रेड को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्या कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर और जितनी भी ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन या फिर इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर और जितने भी संस्थान ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए उन सभी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो इस समय पर क्या कर रहे हैं जब पूरे विश्व में ऐसी अस्थिरता फैली हुई है।
इसके अलावा भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक जो विकसित भारत बन जाएगा, उसके लिए 8% जीडीपी में वृद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो इसके लिए 8% जीडीपी में ग्रोथ होनी चाहिए और ये आत्मनिर्भर पर आधारित होगा, यानी कि हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भारत में ही हर चीज़ का उत्पादन करें लेकिन किसी दूसरे के साथ हम अपना कोई ट्रेड ना करें। तो ये क्या होता है कि एक बंद अर्थव्यवस्था होती है कि सिर्फ अपने ही देश में प्रोडक्शन करके उसको कंज्यूम करना और वहीं पर ही सारा कुछ होना। तो ये एक तरह से क्लोज इकोनॉमी होती है। ऐसी इकोनॉमी भी नहीं होनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनेंगे लेकिन हम ओपन इकोनॉमी के साथ। इसके साथ विनियामक बोझ कम करना, उसके साथ ही डिजिटल अनुमोदन करना, यानी कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एमएसएमई को, यानी कि जो हमारे जो होते हैं मिनी एंड स्मॉल, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको वैश्विक मूल्य जो श्रृंखला है उनके साथ जोड़ना होगा। यानी कि जो घरेलू उद्योग है या फिर जो लघु उद्योग होते हैं उनको पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था उनके साथ कनेक्ट करना होगा। अब देखिए इसमें क्रिप्टो करेंसी क्या है। इसमें एक टर्म आती है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ये जो स्टेबल कॉइन्स क्या है, यानी कि स्थिर सिक्के आखिर क्या है। तो स्थिर सिक्के जो है एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है। अब पहले क्रिप्टो करेंसी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही नहीं हमें, है ना, मतलब कुछ लोगों को नहीं भी नॉलेज होगी। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आपको सब कुछ बताएंगे। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है एक डिजिटल या फिर वर्चुअल मुद्रा होती है, यानी कि एक प्रकार की आप कह सकते हैं आभासी मुद्रा उसे कह सकते हैं, या फिर डिजिटल जो करेंसी होती है उसको। इससे क्या होता है कि ब्लॉकचेन जैसी जो क्रिप्टोग्राफिक तकनीक होती है उस पर आधारित होती है। एक तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रणाली पर काम करती है, यानी कि इसका जो पूरा कंट्रोल होता है किसी केंद्रीय बैंक के हाथ में या फिर सरकार के पास नहीं होता है। यानी कि अगर कहें कि आप ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका पूरा कंट्रोल अगर आरबीआई कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि किसी एक के पास इतना कंट्रोल नहीं होता, ये इसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। जैसे कि अगर डिसेंट्रलाइज का मीनिंग आप समझेंगे तो जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो सरकार है वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। जैसे कि केंद्र सरकार है, यहाँ पर राज्य सरकार है, उसके साथ ही जो स्थानीय सरकारें भी कार्य करती हैं। तो इसी तरह ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको भी डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि अलग अलग लेवल पर इसका जो नियंत्रण है वो बांट दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का जो यूज़ किया जाता है खास करके हम ऑनलाइन लेन देन यानी कि यूपीआई वगैरह, फ़ोन पे, गूगल पे आप सब चलाते होंगे। निवेश यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए या फिर मूल्य संग्रहण के लिए, यानी कि अगर सेविंग्स करनी है तो हम इसके लिए भी इस क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या, सबसे पहले तो ये विकेंद्रीकृत है, यानी कि इसमें लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है नेटवर्क के बहुत सारे कंप्यूटरों में रखा जाता है। यानी कि सिर्फ एक कंप्यूटर में ये पूरा इसका रिकॉर्ड नहीं होता या फिर किसी एक बैंक के पास नहीं होता, ये बहुत सारे बैंकों यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के पास इसका रिकॉर्ड रहता है। इसके बाद ही सुरक्षा रहती, यानी कि इसके जरिए जो लेन देन है उसको सिक्योर माना जाता है, धोखाधड़ी, हैकिंग वगैरह से बचा जा सकता है। इसके अलावा पारदर्शिता, यानी कि इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहती, सभी लेन देन जो है सार्वजनिक और अपरिवर्तनीय होते हैं। यानी कि आप देखिए आपने कभी ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो उसका रिकॉर्ड काफ़ी लंबे समय तक रहता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इसके साथ ही कोई इसमें मीडियोकर नहीं होता, यानी कि मध्यस्था नहीं होता। बैंक या फिर और वित्तीय संस्थान जो होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे लेन देन क्या होता है तेज और ज़्यादा सस्ता हो जाता है। इसमें अगर हम देखें बिटकॉइन, इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो बिटकॉइन है, इसके साथ ही ईथर है, रिपल है और लाइट कॉइन है। कुछ ऐसे लोकप्रिय भी क्रिप्टो करेंसी हैं। इसके साथ ही ये काम कैसे करती है, ये एक ब्लॉकचेन की तरह होती है। डिजिटल बही खाता, यानी कि जैसे हम बही खाते घर में लगाते हैं कॉपी डायरी पर, उसी तरह ये एक प्रकार का डिजिटल है जिसमें लेन देन का जो भी ब्लॉक रिकॉर्ड सब कुछ रखा जाता है और हर एक जो भी ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को पिछले ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक पूरी चेन बन जाती है। इसके साथ ही माइनिंग ये काम करती, नई जो क्रिप्टो करेंसी जब बनती है और लेन देन को सत्यापित करने की जो प्रक्रिया उसको माइनिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर, शक्तिशाली जो कंप्यूटर होते हैं उसमें गणितीय जो भी समस्याएं होती हैं वो हल की जाती हैं। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी का जो क्रिप्टो करेंसी है उसको स्टोर करने के लिए डिजिटल वॉलेट या फिर इस सभी चीज़ों का यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब आप मतलब कि फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं तो उसमें आपके लिए ऑप्शन आता होगा वॉलेट का। तो वॉलेट मीन्स यही होता है, वो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक कुंजी रखी जाती है। इसके साथ ही
फायदे जो इसके क्या रहते हैं, तेज और सस्ता अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने लेन देन करना है तो बहुत ही फायदेमंद है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, खास करके जहां पर बैंक की सुविधाएं कम होती है तो वहां पर ये ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम करता है। मुद्रास्फीति से कुछ हद तक ये काफी सुरक्षित माना जाता है, पारदर्शी और जो इसकी प्रणाली है पूरी सुरक्षित है। अब देखिए स्टेबल कॉइन जिस पर बात कही गई है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हमें स्टेबल कॉइन, स्थिर कॉइन को डील करने के लिए प्रिपेयर रहना होगा सभी देश को, यानी कि भारत को खास करके। जो स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी ही है, जैसे हमने अभी पीछे देखा वॉलेट की तरह ही है ये भी, और इन्हें विशेष रूप से मूल्य में स्थिरता प्रदान, यानी कि इनका जो मूल्य रहता है, जो वैल्यू रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। और ये पारंपरिक जो क्रिप्टो करेंसी जिसमें बिटकॉइन, ईथर उनकी तरह वॉलेटाइल नहीं होती रहती, यानी कि अस्थिर नहीं होती, ये एक तरह से स्थिर हो जाती है। इसका मूल्य जो होता है किसी भी असेट से जुड़ा होता है, यानी कि किसी ऐसा असेट जो बिल्कुल स्टेबल रहता है उसके साथ इसकी वैल्यू जोड़ दी जाती है। और ये जो स्थिरता डिजिटल लेन देन, निवेश और जो मूल्य संग्रहण उसके लिए इसको अट्रैक्टिव बनाती है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसका जो मूल्य स्थिर रहता है सबसे पहले, जैसे कि जो है डॉलर, यूरो, कमोडिटी या फिर और क्रिप्टो करेंसी, उनके साथ इसकी वैल्यू को जोड़ दिया जाता है और जिससे कीमत में उतार चढ़ाव कम रहता है। इसके साथ ही ब्लॉकचेन पर यह काम करती है, विकेंद्रीकृत या फिर केंद्रीकृत भी होती है। इसका यूज जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, अंतरराष्ट्रीय जो भी आपको अगर ट्रांजेक्शन करनी है, डेफी प्लेटफॉर्म या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो सुरक्षित मूल्य संग्रह होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि ये जो स्टेबल कॉइन है इसके टाइप्स कितनी होती है, तो सबसे पहला जो होता है फिएट कोलेटरलाइज्ड, यानी कि फिएट समर्पित होता है किसी फिएट मुद्रा, जैसे कि अमेरिकी डॉलर जो है उसके 1:1 में ये समर्पित होते हैं, जैसे कि यूएसडी कॉइन या फिर बाइनेंस यूएसडी। इसके साथ ये दूसरा अगर हम कॉइन देखें तो दूसरा ये है कमोडिटी समर्थित कॉइन। तो इसमें क्या है, इनका जो मूल्य हमेशा सोना, चांदी या फिर और कीमती धातु से जोड़ दिया जाता है। सबसे पहला जो फिएट वाला था उसको यूएस जैसे डॉलर के साथ उसका वैल्यू जुड़ जाता है। इसका जो कमोडिटी है इसका चांदी, सोने के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद तीसरी जो टाइप है क्रिप्टो समर्पित, ये किसी क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े जाते हैं, आमतौर पर जो अधिक मात्रा में कोलेटरल होता है उसको रखा जाता है। इसके साथ एल्गोरिदम, ये भी एक प्रकार की टाइप है। इसका जो भी वैल्यू रहता है फिजिकल रिजर्व की बजाय सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और आपूर्ति मांग को संतुलित करता है। तो हालांकि 2022 में इस एल्गोरिदम को क्रैश कर दिया गया था, जिससे इसकी जो विश्वसनीयता उस पर सवाल उठे थे। फिर अब देखिए अगर हम इन दोनों में थोड़ा अंतर समझें कि क्रिप्टो करेंसी और स्थिर सिक्के यानी स्टेबल कॉइन में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले वैल्यू स्थिर की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है, बाजार पर डिपेंड करती है। बाजार में अगर महंगाई हो जाती है तो हो सकता है वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए। अब दूसरी तरफ स्थिर जो है वो एक तरह से किसी एसेट के साथ जुड़कर वो बिल्कुल स्टेबल रहती है। इसके साथ ही कोई भौतिक समर्थन नहीं दिया जाता और यहाँ पर जो स्थिर सिक्के हैं उनको फिएट, कमोडिटी, क्रिप्टो एंड एल्गोरिदम का समर्थन मिलता है। इनके उद्देश्य क्या है, क्रिप्टो करेंसी का उद्देश्य निवेश करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर डीएपीपी वगैरह बनाना, और स्थिर सिक्के जो होता है लेन देन या फिर मूल्य संरक्षण करना या फिर डेफी के साथ इसका यूज करना। इसके साथ ही जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका जोखिम नियामक रहता है और अस्थिरता उच्च रहती है। स्थिर सिक्के जो होते हैं इसकी जो रिजर्व है वो पारदर्शिता होती है और एल्गोरिदम विफलता पाई जाती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी में मेन उदाहरण आपको याद रखने पड़ सकते हैं बिटकॉइन और ईथर, और स्थिर सिक्कों में यूएसडीटी, यूएसडीसी और डीएआई। तो ये सब इसके थोड़े से मतलब मेन इनके डिफरेंस है कि क्या इनमें दोनों में अंतर है। अब देखिए एक यहाँ पर न्यूज में आपने देखा होगा एक बैंक का जिक्र होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये एक प्रकार की करेंसी होती है, देश के एक केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती, ये एक प्रकार की मुद्रा है। तो ये पारंपरिक जो फिएट मुद्रा हमने पीछे देखी थी उसका एक डिजिटल रूप है और ब्लॉकचेन या फिर और डिजिटल रेजर तकनीक पर भी ये डिपेंड हो सकता है। तो डिजिटल रुपए को मोबाइल ऐप या फिर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ स्मार्टफोन, इंटरनेट की जरूरत होती है और बैंक खाते की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि भारत आज का जो मतलब युग चल रहा है वो डिजिटल चल रहा है, डिजिटल का युग है। तो उससे क्या होता है कि कोई बैंक खाते की जरूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल रुपए के लेन देन का जो रियल टाइम डेटा केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह, मुद्रास्फीति, मांग को बेहतर
बढ़ाने के लिए उनको एक तरह से सक्षम बनाता है। जैसे आरबीआई जो है डिजिटल रुपए के उपयोग से ब्याज दर और जो तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है, उसको अधिक सटीकता से नियंत्रित कर सकता है। अब देखिए नकदी पर निर्भरता कम करना, इसमें क्या हो सकता है कि नकदी का जो प्रबंधन होता है जिसमें छपाई, परिवहन, सुरक्षा, इन पर लागत बहुत ज्यादा आती है। डिजिटल रुपया इस लागत को कम करता है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है। वित्तीय अपराधों पर नियंत्रण, यानी कि सभी लेन देन डिजिटल लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं, पूरी तरह से डिजिटली सारा रिकॉर्ड रहता है, जिससे ट्रेस करना भी आसान हो जाता है। भारत में जो डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट में KYC यानी कि नो योर कस्टमर, आपने देखा होगा, ऐसे नियम लागू किए गए। अब हर जगह पर हमें KYC करानी पड़ती है, जिससे अवैध लेन देन की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए भारत में अगर हम देखें कि डिजिटल रुपए या फिर डिजिटल मुद्रा की स्थिति कैसी चल रही है, तो पायलट प्रोजेक्ट जो आरबीआई ने 2022 को डिजिटल रुपए का एक पायलट ये लॉन्च किया था। इसके साथ जो थोक थे यानी कि CBDC जो होलसेल है, सरकारी बॉन्ड सेटलमेंट एंड वित्तीय संस्थानों के लिए इनको किया गया था। खुदरा, आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए ये डिजिटल करेंसी है। इसके साथ ही 2025 तक जो डिजिटल रुपया वो चुनिंदा बैंक में SBI, ICICI और उसके साथ ही HDFC शहरों में उपलब्ध है। आरबीआई का लक्ष्य क्या है कि पूरे देश में डिजिटल रुपए का विस्तार करना। अब देखिए निर्मला सीतारमण ने ये जो अपना ये एक शिखर सम्मेलन था 2025 का, कौटिल्य आर्थिक शिखर सम्मेलन, तो उसमें कुछ बातें कही थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो बातें क्या कही थी हम उनको देख लेते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था उसमें संरचनात्मक असंतुलन और जो अनिश्चितताएं फैली हुई हैं, जैसे कि पूरे विश्व में हम देखते हैं कि असंतुलन बढ़ रहा है युद्ध के कारण या फिर किसी भी कारण से, फिर अनिश्चितता बन रही, लेकिन फिर भी भारत को इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए काफ़ी मजबूत रहना पड़ेगा। भारत की जो स्थिरता प्रदान करने वाली भूमिका, यानी कि भारत को उन्होंने कहा है कि एक स्थिर प्रदान करने वाली भूमिका है। भारत अभी भी ऐसे सिचुएशन के बावजूद काफ़ी मजबूत है। विकसित भारत के लिए उन्होंने कहा कि 8% GDP वृद्धि होनी चाहिए, स्थिर सिक्के या फिर डिजिटल संपत्तियों का जोखिम लेना होगा, वैश्विक सहयोग, क्षेत्रीय एकीकरण की ज़रूरत रहेगी, इसके साथ घरेलू लचीलापन होना चाहिए, सुधारों पर भी फोकस करना होगा, लेन देन की लागत और जो गति उसमें सुधार करना होगा, क्रिप्टो करेंसी, स्थिर सिक्कों को यूज़ करना होगा। तो ये सब उनके द्वारा कहा गया था। अब इसमें हम देखते हैं ऐसे टॉपिक से प्री में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेंस में कैसे बनते हैं। तो प्री के में क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 में, विद रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ विच वे ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। Bitcoins hold their value only in countries of strong cryptocurrency ecosystem. Blockchain technology is the basis of Bitcoins. Bitcoins are created by a network of computers that perform complex computations. तो इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा करेक्ट है, यानी कि ये जो बिटकॉइंस है इनकी वैल्यू वैसी नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रहती है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो बेसिक्स होता है ब्लॉकचेन माइनिंग, और उसके साथ ही स्टेबल कॉइन्स भी ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड होते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भीम ऐप कैन बी यूज्ड फॉर सेलिंग सिक्योरिटीज, ई वॉलेट्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग transactions in stock market. PhonePe has been declared as a payment system operator by the Reserve Bank of India. तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसमें सिर्फ तीसरा ही करेक्ट है, ओनली 3 यहाँ पर। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ दिए हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा ऑप्शन है ओनली 3 बिल्कुल सही, ये वाला। फोनपे हैज़ बीन डिक्लेयर अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि फ़ोन पे को अभी आरबीआई के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ मेंस का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आप देखिए क्वेश्चन ये रह सकता है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ राइज ऑफ स्टेबल कॉइन्स ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंडियाज रेगुलेटरी रिस्पॉन्स, तो ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। लेकिन 2023 में क्या क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिजिटल करेंसीज, यानी कि डिजिटल करेंसी पर क्वेश्चन जरूर आया था। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, इंडिया के बारे में, तो ये इकोनॉमी से हमारा बहुत अच्छा टॉपिक कवर होता है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पोलैंड टू ज्वाइन नाटोज फ्यूल नेटवर्क। अब देखिए पोलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके फ्यूल नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रशिया में अभी तनाव बना हुआ है उसी बीच लेकर ये फैसला, ये ऐसा मतलब न्यूज़ आ रही है सामने। अब देखिए नाटो जैसे कि आपको पता ही होगा
जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉर्थ जो भी अटलांटिक कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एक ये संगठन बनाया गया है। इस संगठन की एक सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि अगर किसी इन संगठन में जितने भी कंट्रीज मेंबर है, अगर किसी एक देश पर अटैक किया जाता है तो सभी देश जो नाटो के हैं, नाटो के जितने भी देश हैं वो सभी उसको मतलब काउंटर अटैक करेंगे, उसका फिर से मतलब उसका बचाव करेंगे, या फिर मतलब वो बदले में सभी देश मिलकर अटैक करेंगे। तो ये एक इसकी प्रमुख विशेषता है। लेकिन पोलैंड जो है वो सिर्फ एनपीएस में शामिल हो रहा है, यानी कि जो नाटो पाइपलाइन सिस्टम जो है, ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ आ रही है, इसमें हम देखते हैं। हाँ ये 3 अक्टूबर को जो पोलैंड में रक्षा मंत्रालय की इकाई और पोलिश पाइपलाइन ऑपरेटर के बीच एक समझौता हुआ, और इसी बीच उन्होंने कहा कि पोलैंड का जो ईंधन पाइपलाइन है उसको नाटो के मौजूदा नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा कुल खर्च इसका 20 अरब ज़लोटी यानी कि अरब डॉलर 5.5 अरब डॉलर है। नाटो ने शुरुआत के लिए 60 मिलियन ज़लोटी का फंडिंग भी प्रदान किया है उसको। इसमें पूरा होने में काफ़ी साल लग जाएंगे, कई वर्ष लगेंगे इस पाइपलाइन को पूरा होने में, और 32 नाटो सदस्यों की मंजूरी के बाद अब ये शुरू हो चुका है। अब देखिए नेटवर्क कैसा है नाटो का, तो CEPS यानी कि एक कोल्ड वॉर का एक युग था, और 10,000 किलोमीटर लंबा जो पाइपलाइन सिस्टम है ये पूरा ऐसा एक नेटवर्क है। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, नीदरलैंड से होकर ये पूरा नेटवर्क जाता है। ये जो जेट फ्यूल, गैसोलीन, डीजल और नेफ्ता जैसी जितनी भी ईंधन सामग्री है उनको युद्ध में जो नाटो के सैनिक हैं उन तक पहुंचने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। यानी कि युद्ध में जितनी भी सामग्री की ज़रूरत होती है तो उसमें नाटो के जितने भी सैनिक हैं उन तक ये सभी सामग्री को पहुँचाया जाए, तो इसके लिए इसको मतलब इसका जो विस्तार है किया गया था। पोलैंड जो है उसने 300 किलोमीटर लंबी लाइन जर्मनी से बाइड क्वेस्ट यानी कि उत्तर मध्य पोलैंड जो है वहाँ तक बनाई जाएगी, जहाँ पर नाटो का जो संयुक्त प्रशिक्षण है वो केंद्र स्थित किया जाएगा। इसके बाद नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से इंटरनेशनल गठबंधन है जो कि जितने भी सामूहिक रक्षा है उसके सिद्धांत पर बनाया गया कि हम एक समूह के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की मदद की जाएगी, लेकिन फिर भी क्या वो जो कंट्री है वो मेंबर होनी चाहिए नाटो की। तो आप देख रहे होंगे जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है वो भी इसी चीज़ को लेकर चल रहा है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन जो रूस है उसको शामिल नहीं होने दे रहा। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1949 को स्थापित किया गया था, वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी उसके तहत, और इसका अभी जो हेड ऑफिस है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य क्या, सदस्य देशों की रक्षा करना, शांति स्थिरता को बनाकर रखना और अटलांटिक क्षेत्र में खास करके सैन्य राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखिए इसमें एक अलग से इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसका जो 5 आर्टिकल अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा, और ये जो सिद्धांत है केवल एक बार ही 2001 के अमेरिका पर हमले के बाद ही लागू किया गया था। यानी कि अमेरिका पर जो हमला हुआ था 2001 के बाद, उसके बाद नाटो के द्वारा उनकी रक्षा की गई थी, तो इसके बाद ये लागू किया गया है। अब देखिए इसमें सदस्य कितने हैं, 32 मेंबर्स अभी इसमें शामिल हैं। धीरे धीरे और भी देश इसमें जो शामिल होना चाहता है वो अपने प्रस्ताव रखता जा रहा है। अब देखिए इसमें जो कोल्ड होने की वजह से आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो जो इसमें संस्थापक सदस्य यानी कि जब ये बनाया गया था नाटो उस समय पर जो इसके हम कह सकते हैं मूल कंट्रीज कौन कौन सी थी, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम। तो बाद में इसमें शामिल हुए जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, स्वीडन, फिनलैंड। 2023 में जो फिनलैंड वो इसमें शामिल हुआ था लेटेस्ट, ठीक है। अब देखिए कि इसका थोड़ा इतिहास समझते हैं आखिर ये कैसे बनाया गया था। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद जो सोवियत संघ होता है यानी कि USSR जो जिसको रशिया कहते हैं आज के समय पर, तो वो पहले एक पूरा बड़ा देश हुआ करता था जिसमें जो यूक्रेन है वो भी उसका एक हिस्सा था, लेकिन आज हम यूक्रेन को एक अलग कंट्री मानते हैं क्योंकि वो अलग हो गया था। और फिर यानी कि रूस के खिलाफ इसको बनाया गया था, जो वेस्टर्न कंट्रीज है कि वो अपनी रक्षा के लिए इसको बनाएंगी। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है उसके कारण भी नाटो की जो भूमिका वो फिर से अभी इम्पोर्टेंट होगी, यानी कि अभी फिर से चर्चा में चल रहा है नाटो। हालांकि पहले थोड़ा शांत हो चुका था ये पूरा मामला,
इसके बाद पोलैंड ने नाटो का जो ईंधन नेटवर्क है उसमें शामिल होने के लिए समझौता कर लिया। रूस के साथ जो भी तनाव है उसके बीच जो पूर्वी यूरोप में नाटो की जो भी क्षमता है उसको मजबूत किया जाएगा इस समझौते के तहत। तो अब नाटो को भी फायदा होने वाला है। अब देखिए एनपीएस क्या है, नाटो जो पाइपलाइन सिस्टम क्या है, एक तरह से जो सैन्यों को ईंधन देने के लिए ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी, यहाँ से जैसे यहाँ तक पूरी एक लाइन में जो भी सैनिकों को जो भी सामग्री चाहिए होती है वो पहुँचाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि नाटो की जो सेनाएं हैं उनको यूरोप में ईंधन जिसमें जेट फ्यूल होते हैं, डीजल, गैसोलीन, इनकी जो आपूर्ति कराई जाए। ये जो सिस्टम है पूरे मूल रूप से सैन्य ज़रूरतों के लिए एक तरह से डिजाइन किया गया। यानी कि अब देखिए ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि सैन्य की पूर्ति के लिए भी अब हर जगह जो है पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, जिससे क्या कि वो अपने ऐसा हो कि उनको किसी ऐसे कारण की वजह से हार ना माननी पड़े कि उनके पास ऐसा विकल्प भी था लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाया, है ना। हो सकता है ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे जो यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर अगर नाटो की जो जितने भी मतलब सैनिक है वहाँ पर चले जाते हैं, अब वहाँ पर ईंधन की कमी उन्हें, गैसोलीन की कमी है, डीजल फ्यूल की कमी उन्हें, तो अब इस पाइप के जरिए उस फ्यूल को उन तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि ऐसे में युद्ध में क्या होता है, सभी रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं लेकिन फिर भी ज़मीन के अंदर का जो रास्ता होता है वो लगातार चलता रहता है। ये जो सिस्टम है पूरी तरह से सैन्य की ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन 90% से अधिक ईंधन जो है सिविलियन उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है आज के समय पर। तो क्या इससे ये भी सवाल उठता है क्या इतनी जो मतलब उनको आपूर्ति कर पाएंगे ईंधन की। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम है वो क्या है, सबसे बड़ा ये बहुराष्ट्रीय सिस्टम है। इसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड इन सभी को कवर करता है। इसकी लंबाई लगभग 10,000 किलोमीटर है और 29 नाटो डिपो हैं इसमें और 6 सिविल डिपो हैं। इसके पंप स्टेशन, एयरफील्ड कनेक्शन, रिफाइनरी, बंदरगाह, तो ये सब कुछ इसमें शामिल किए गए। इसका जो प्रबंधन है वो नाटो सपोर्ट एंड जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी के द्वारा CEPS प्रोग्राम ऑफिस द्वारा वर्साई फ्रांस से संचालित किया जाता है। इसके साथ ही नॉर्दर्न यूरोपियन पाइपलाइन सिस्टम डेनमार्क, जर्मनी में ये बनाया गया था। नॉर्थ इटालियन पाइपलाइन सिस्टम जो है ये इटली इसको कंट्रोल करता है। यानी कि ये जो पूरे अलग अलग जो सिस्टम बनाए गए हैं पाइपों के, तो इनको ये देश जो है कंट्रोल करते हैं। यानी कि इन देश में मेन सेटअप अगर कहें तो यहाँ से किया जाता है। साउथ यूरोपियन पाइपलाइन सिस्टम जो साउथ का है वो ग्रीस और तुर्की के द्वारा किया जाता है। इसके बाद और भी राष्ट्रीय सिस्टम है जिसमें पुर्तगाल, नॉर्वे, आइसलैंड ये सब देश शामिल है। अब इसका जो PYQ यानी कि प्री में एग्जाम इससे रिलेटेड कैसे आ सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नाटो। नाटो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ World War II to counter the Soviet Union. Article 5 of the NATO Treaty ensures collective defense invoked only once after the 9/11 attacks. All European Union countries are members of NATO. तो इसमें कौन सा करेक्ट है, ओनली 1 and 2 यानी कि पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है क्योंकि ऑल द यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल नहीं है। जितने भी अगर हम कहें तो यूरोपियन यूनियन के कुछ देश यानी कि ऑस्ट्रिया, आयरलैंड ये सब नाटो में शामिल अभी तक नहीं हुए हैं। इसके बाद द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। तो इसका अभी हमने पढ़ा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है मुख्यालय है। इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे रह सकता है, अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन का दिया है कि द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड अ स्ट्रॉन्गर US यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें नाटो का जो विस्तार है उन्होंने कहा ये रूस को काउंटर करता है। यानी कि अगर नाटो का विस्तार किया जाता है तो रूस को कहीं ना कहीं खतरा होगा क्योंकि रूस भी एक तरह से सबसे बड़ी जो विश्व शक्ति है उसके रूप में यानी कि खड़ा हो रहा है या फिर पहले से ही एक विश्व शक्ति बना हुआ है रूस। अब रूस और अमेरिका की आपस में नहीं बनती है ना, रूस और अमेरिका जो आपस में एक तरह से जानी दुश्मन है। अब अगर रूस अमेरिका पर या अमेरिका के किसी भी जो भी समर्थित देश है उन पर अटैक करता है तो जितने भी नाटो की कंट्रीज है वो सभी रशिया पर अटैक करेंगी, तो रशिया अकेला पड़ सकता है। तो इसे नाटो का जो विस्तार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभकारी होगा, जिससे क्या होगा कि रूस और चीन के जो संतुलन है वो बना रहेगा।
भारत की इसके साथ जो रणनीतिक स्वायत्ता या फिर क्वाड के साथ इसको तालमेल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको चुनौतियां भी करनी होगी। चुनौतियों में आप क्या दे सकते हैं कि भारत और रूस के साथ जो संबंध है, भारत का अगर देखा जाए तो अमेरिका से ज़्यादा अच्छा संबंध जो है रूस के साथ है, क्योंकि रूस जो है, अभी आपने देखा ही होगा कल की न्यूज़ में, अभी जो रूस के व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने भारत के मतलब कि समर्थन में, भारत के फेवर में इतना अच्छा जवाब दिया ट्रंप को कि भारत जो है वो इतनी ज़्यादा जो ह्यूमिलिटेशन है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप लगातार उस पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं या फिर ऐसा। तो उन्होंने काफ़ी भारत की तारीफ की, पीएम मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की उन्होंने पूरे वर्ल्ड में। तो इसी तरह भारत और अगर हम रशिया के संबंध देखें तो वो थोड़े अच्छे हैं। इससे क्या होगा कि इनके संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर रशिया के साथ नाटो का कोई भी ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिससे वॉर हो जाए, तो भारत भी कहीं ना कहीं बीच में इसमें भारत को नुकसान होगा। तो इसी तरह आप इसको फ्रेज कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है कफ सिरप को लेकर। अब देखिए कफ सिरप, आप सोचते होंगे अब इसको लेकर क्या न्यूज़ है ना। तो अब देखिए इससे एक ना इसकी टेस्टिंग की गई है। आखिर टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक मामला आता है कि कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती है कफ सिरप की पीने की वजह से। अब देखिए कौन से बच्चे किन की मृत्यु हुई है ना, तो ये हम पूरा मामला देखेंगे इस न्यूज़ में। तो इसमें जो कहा गया है, मेन मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये जो है उन्होंने कहा है कि बच्चों को इसकी वजह से ये हो चुका है, जो मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब देखिए इसमें अलग अलग मतलब 2 एजेंसियों के द्वारा टेस्टिंग की गई है, यूनियन के द्वारा और जो स्टेट के द्वारा। जो यूनियन ने इस पूरी दवाई की जांच की है, टेस्टिंग की है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी एक प्रकार से इसमें कोई भी ऐसे जहरीले पदार्थ नहीं थे जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाए। लेकिन जो तमिलनाडु है उन्होंने अब इन दवाई को, यानी कि ये जो कफ सिरप है इसके प्रोडक्शन को, यानी कि इसके जो भी बनाना, इनकी ये जो बनाने की प्रक्रिया है उसको रोक दिया गया कि ये कफ सिरप की वजह से मृत्यु हो रही है। अब देखिए इसमें केंद्र और राज्यों के बीच थोड़े विवाद भी नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें एक खास प्रकार के ना 2 तरह के कफ सिरप में जो सैंपल है वो कंटेन किए गए, यानी कि डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस किडनी इंजरी कर सकते हैं। तो स्टेट के द्वारा कहा गया है कि इसमें ये जो 2 केमिकल नहीं, ये जो 2 भी ग्लाइकोल है ये पाए गए इस कफ सिरप में। लेकिन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री वो कहती है कि इसमें जो कफ सिरप है इसमें ये ऐसा कुछ नहीं पाया गया। अब देखिए इसमें एक ही कफ सिरप को लेकर 2 अलग अलग रिपोर्ट कैसे आ सकती है? इसमें या तो हो सकता है कि जो यूनियन है उन्होंने किसी और बैच की जांच कर ली होगी या फिर किसी और बैच की इन्वेस्टिगेशन की होगी, लेकिन जो स्टेट है उन्होंने किसी और बैच की हो सकता है जांच कर ली हो। तो इसी वजह से दवाइयाँ अलग अलग बैच के लेने की वजह से इनकी रिपोर्ट जो वो अलग आई हो। अब देखिए इसमें हमने 2 पदार्थों की बात की है। एक है डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है, DEG इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझिए आखिर ये चीज़ है क्या। तो ये एक तरह से रंगहीन, यानी कि जिसका कोई रंग नहीं होता, गंधहीन जिसकी कोई स्मेल नहीं होती और मीठे स्वाद वाला एक तरल पदार्थ होता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? उद्योग में करते हैं, एंटी फ्रीज के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में या फिर प्लास्टिक के निर्माण में। कभी कभी गलत तरीकों से, यानी कि कफ सिरप में इसे ग्लिसरीन या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल के सस्ते विकल्प के रूप में भी इसको मिला दिया जाता है कि इसमें जो है यानी कि सस्ते तौर पर इसका यूज़ होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये शरीर में मेटाबोलाइज होने पर फिर ऑक्सोलिक एसिड बनाते हैं, जिससे क्या होता है किडनी लिवर को नुकसान होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? मतली, उल्टी, पेट दर्द, किडनी फेलियर होने का डर रहता है, सांस लेने में तकलीफ, गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। इसकी कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कि जो है 1937 में अमेरिका में कुछ लोग इसकी वजह से बीमार हो गए थे, नाइजीरिया में 1990 में, और अभी जो भारत के मामले आ रहे हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये जो डाई इथिलीन जो ग्लाइकोल है वो इस कफ सिरप में मिला हुआ था। अब देखिए इसके बाद ही इसके एक दूसरे पदार्थ की बात की हमने, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसमें जो ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसकी EG जो है शॉर्ट फॉर्म है, और ये भी रंगहीन, गंधहीन और जो मीठा तरल है, यानी कि बिल्कुल सेम वैसी क्वालिटीज रखता है, पानी में घुलनशील है। इसका यूज भी एंटी फ्रीज, वाहनों में कूलेंट या फिर औद्योगिक जो
सॉल्वेंट होते हैं उसमें किया जाता है। दवाइयों में इसका यूज़ करना जो अभी तक प्रतिबंधित किया गया, यानी कि दवाइयों में किसी भी प्रकार की दवाई में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल का। तो ये क्योंकि ये जो है डाई इथिलीन ग्लाइकोल से थोड़ी ज़्यादा मतलब कि जहरीली खतरनाक हो सकती है सेहत के लिए। जब ये बॉडी में जाती है तो मेटाबोलाइज होकर ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सोलिक एसिड बनता है, जिससे किडनी, हार्ट और जो हमारा पाचन तंत्र है उसको नुकसान पहुंचता है। इससे भी काफ़ी बीमारियां हो जाती है, चक्कर, भटकाव और उसके बाद किडनी फेलियर होना, कोमा या फिर मृत्यु। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसके इथिलीन की वजह से हो सकती हैं। ये काफ़ी मतलब विशेष रूप से कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है अगर समय पर इसका इलाज नहीं होता तो। इसका अब देखिए जोखिम क्या होता है कि अगर थोड़ी मात्रा में भी अगर इसको ले लिया जाए तो फिर भी मृत्यु हो सकती है। तो अब जो स्टेट की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जब जांच की गई तो उन्होंने कहा कि इस कफ सिरप में ये दोनों पदार्थ पाए गए, तो इसी वजह से उन्होंने अभी इस कफ सिरप का जो उत्पादन है वो रोक दिया है। मध्य प्रदेश का मामला आता है, वहां पर छिंदवाड़ा जो जिला, वहां पर 9 बच्चों की मृत्यु हुई है और उसके बाद और बच्चों के बीमार होने की खबर भी आई है। और उन्होंने कहा है कि बच्चे खांसी जुकाम के लिए कोल्ड ड्रिप सिरप ले रहे थे और उस सिरप के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगर जब शुरू में जांच की गई किडनी फेलियर और अंग विफलता का कारण बताया गया, जो कि DEG जैसे विषैले रसायनों से भी जुड़ा हो सकता है। इसके बाद राजस्थान का मामला आता है, भरतपुर सीकर में 2-4 बच्चों की मौत हो जाती, वो भी कफ सिरप की वजह से। और इससे क्या होता है, वहां का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग, उसको जांच करने के लिए कहा जाता है और जांच के बाद ये पता चलता है, स्टेट ये कहते हैं कि इसमें ये 2 पदार्थ पाए गए थे, लेकिन सेंटर ये कहता है कि इसमें ये पदार्थ नहीं पाए गए थे। इसके बाद अगर सिर्फ ये जो बनाया किसने था, तो तमिलनाडु के जो कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, उसके द्वारा ये तैयार किया गया था और कंपनी एक सिरप और बाकी दवाइयों का उत्पादन भी करती है। कोल्ड ड्रिप जो सिरप है वो हमें पता ही है, सिरप जो भी ये कफ सिरप होता है हम खांसी जुकाम के लिए लेते हैं और बच्चों को दिया जाता है, लेकिन इसकी अब क्वालिटी जो है उस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा पिछले इतिहास में देखें तो पहले भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे। 2022-23 में हरियाणा की जो मेडन फार्मास्यूटिकल का सिरप था उससे गाम्बिया, उज्बेकिस्तान के बच्चों की मौत हो गई थी और वहां पर भी देखा गया था कि ऐसी जो डाई इथिलीन ग्लाइकोल है और जो इथिलीन ग्लाइकोल है इनकी मिलावट हुई थी। 2020 में एक मामला आया था, जम्मू कश्मीर 11 बच्चों की मौत हो गई थी इसी की वजह से। और अब देखिए इसमें क्या है कि अब स्वास्थ्य जोखिम और जो DEG ये सब कुछ काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखिए जो सस्ते सॉल्वेंट होते हैं उसके रूप में ये डाई इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है और फिर इसका जो गलत तरीके से यूज हो जाता है, जिससे किडनी, लिवर सब कुछ फेल हो जाते हैं और फिर मौत का कारण बनता है। भारत में जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसके तहत भी ऐसी मिलावट करना, इसको एक इलीगल कहा गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने दवाइयों की गुणवत्ता की जो निगरानी करता है उनके द्वारा ये सब मतलब कि अब फिर से वो एक तरह से सक्रिय एक्टिव हो चुके हैं। अब देखिए केंद्र सरकार की जो जांच है उसके क्या क्या परिणाम निकले, केंद्र सरकार क्या कहती है। तो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, इनकी जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की है कि सिरप में DEG और EG नहीं है, यानी कि डाई इथेनॉल ग्लाइकोल और इथेनॉल ग्लाइकोल नहीं है। तो जांच में क्या पाया गया कि जो कोल्ड ड्रिप सिरप के सैंपल है उसमें ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसा कोई भी रसायन नहीं पाया गया। सैंपल जो है भारतीय फार्माकोपिया के गुणवत्ता मानकों पर भी पूरी तरह से पूरी तरह से खरे उतर चुके हैं। मौतों का कारण क्या बताया है सेंटर ने, उन्होंने कहा है कि एक मामले में मौत का कारण लेप्टोस्पाइरोसिस यानी कि एक बैक्टीरियल रोग है जो वो पाया गया है, जो कि सिरप से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसके अलावा और कह रहे हैं कि जांच करनी अभी बाकी है, कैसे कैसे जांच करेंगे फिर उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक एडवाइस भी दी है, सलाह दी है कि 3 अक्टूबर 2025 को उन्होंने क्या दिया कि सभी राज्यों की एक एडवाइजरी जारी की गई कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कफ सिरप ना दिया जाए। 2 से 5 साल के बच्चे को केवल डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप दिया जाए। ऐसा ना हो कि कफ सिरप क्या होता है कि कई बार ऐसी दवाई होती है जो बड़ों के लिए बनाई जाती है स्पेशली, यानी कि जो हम कह सकते हैं ज्यादा जिसमें पावर होती है या फिर कुछ ऐसे केमिकल रसायन होते हैं जो बड़ों के लिए होते हैं। तो अगर वो बड़े क्या करते हैं, घर में कुछ ऐसे घर भी रहते हैं जहां पर एक ही दवाई सभी छोटे बच्चे बूढ़ों सभी को दी जाती है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो राज्य में जितने भी सिरप के सैंपल है वो
तुरंत टेस्ट करने को भी कहा गया है। केंद्र ने कहा कि सिरप तो सुरक्षित है, लेकिन फिर भी इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद अब जो स्टेट की गवर्नमेंट है यानी कि तमिलनाडु सरकार, उन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और कांचीपुरम की सरकारी दवा परीक्षण प्रयोगशाला, उसमें जो जांच हुई उसके आधार पर कहा कि डीईजी की मिलावट है, यानी कि 48% तक डाईइथिलीन जो है ग्लाइकोल मिला हुआ था और जहरीला रसायन है जिससे किडनी लिवर फेल हो गया और फिर बच्चों की मौत हुई। और उन्होंने कहा कि ये जो सिरप है बच्चों के लिए खास करके काफी असुरक्षित है। इन्होंने कहा कि जो कोल्ड्रिफ सिरप है उसके उत्पादन, बिक्री, स्टॉक पर पूरी तरह से फिर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे। सिरप का जो निर्माण करने वाली जो कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, जो कांचीपुरम का प्लांट था, उनको भी सील कर लिया गया सरकार के द्वारा। अभी बाकी जांच चल रही है, इसके आने वाले समय पर असली रीजन पता चल जाएगा कि आखिर सच में ऐसा क्या था। अब देखिए, अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बना हुआ है कफ सिरप, या फिर ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई, या फिर ऐसी न्यूज जो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सबसे पहले तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि अब देखिए कफ सिरप क्या है, अब सर्दी आ रही है तो सभी लोग कफ सिरप का यूज करेंगे। अब पहले ही में ही ऐसे मामले आ गए तो लोगों में अविश्वास की भावना हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि पूरे लोगों की स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद दवा उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी देखी जाती है, यानी कि अब देखिए दवाइयां जहां पर बनाई जाती है, जो उद्योग बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है, वहां पर गुणवत्ता की अगर जांच सही से ना होती रहे तो फिर क्या होता है, ऐसी जो केसेस कुछ सामने आ जाते हैं। इसके बाद नियामक प्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है, यानी कि जो एक तरह से पैरामीटर तैयार किए गए किसी भी दवाई को बनाने के लिए, अगर उस पर ही ये पूरे खरे नहीं उतर रहे तो उससे सवाल उठते हैं। सामाजिक राजनीतिक आयाम रहते हैं, कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव भी पड़ता है कि कानून के द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, प्रशासन क्या कर रहा है, तो लोग बहुत सारे सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। अब देखिए भारत में अगर हम देखें कि पूरी दवा को बनाने की एक प्रणाली, पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसको एक नजर में देखते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसके द्वारा दवाइयां, कॉस्मेटिक्स की जो गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली, पूरा एक सिस्टम बनाया गया। इसमें जो दवाइयों का निर्माण होता है उनका आयात, बिक्री, वितरण पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। और जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप विवाद है, इस मामलों में इस प्रणाली की ताकत और कमियां पता चली है कि इसमें आखिर कहां पर कमी थी। इसमें जो केंद्र के लिए एक अलग संगठन बनाया गया, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण। तो ये केंद्र जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि नई दवाइयों या फिर जितनी भी दवाइयां हम इंपोर्ट करते हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उन सभी को मंजूरी देना, इसके साथ ही दवा मानकों का निर्धारण करना, उसके साथ ही दवाइयों की जो आयात निर्यात की निगरानी रखना, नकली मिलावटी दवाइयों की पर कार्रवाई करना। और इसका जो नेतृत्व कौन सी कंपनी कर रही है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाता है। और इनके जो हम कार्यालय देखें, हेड ऑफिस अलग अलग रहते हैं, ये इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 6 केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं की गई। अब देखिए राज्य के द्वारा एक अलग प्रकार की बॉडी, एक अलग संगठन बनाया गया। हर एक राज्य का जो अपना ड्रग कंट्रोल का पूरा डिपार्टमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी स्थानीय लेवल होता है वहां पर दवाइयों का निर्माण कैसे हो रहा है, उनकी बिक्री, वितरण, उन सभी की निगरानी की जाती है। इसका काम है कि दवाइयां निर्माण की जो यूनिट्स अगर लगानी, किसी ने फार्मास्यूटिकल प्लांट ओपन करना तो उसके लाइसेंस देना, दवाइयों को स्टोर करना, फार्मेसियों का निरीक्षण करना, सैंपल टेस्टिंग और मिलावट की जांच करते रहना, यानी कि समय समय पर सैंपल इकट्ठा करना और फिर उनकी जांच करना। जब ये अभी जो जांच की गई उसमें पाया गया था कि जो डाईइथिलीन जो ग्लाइकोल है वो मिलाया गया था। अब देखिए इसमें जो कानूनी तौर पर क्या कानून बनाए गए हैं दवाइयों की निगरानी के लिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट बनाया गया 1940 और नियम जो है 1945 में। ये जो है दवाइयों को बनाने का एक आधार प्रदान करता है, उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावशीलता कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ बताता है। मिलावटी, नकली या फिर नीचे की दवाइयों पर जो सजा, यानी कि जो मानक से नीचे दवाइयां बनाई जाएंगी, जैसे कई बार कोई एक्सपायरी डेट वाली जो दवाई होती है वो भी बेचते हैं, तो उन सभी पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो ड्रग्स आदेश है 2013 में बनाया गया था, इसको एनपीपीए के द्वारा जो कीमत नियंत्रण, यानी कि किस दवाई की कौन सी कितनी कीमत रखनी, तो पूरी जो प्राइस कंट्रोल इसके हाथ में रहता है।
इसके साथ ही न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019, ये नई दवाइयों और ट्रायल के लिए नियम बनाया गया था। और इसके बाद फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मासिस्टों के लिए नए नियम बनाए गए थे। तो अब इसमें कुछ चुनौतियां भी रहती है दवाइयों के लिए। अब देखिए दवाइयां बनाना, जब अभी हमने ये जो देखा विवाद चल रहा है केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र की रिपोर्ट अलग आ रही है, राज्य की रिपोर्ट अलग आ रही है, तो इसमें कुछ चुनौतियां रहती है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा देखे जा सकते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य में समन्वय की कमी बताई जाती है। अपर्याप्त संसाधन है, जैसे कि कुछ कई जगह पर कर्मचारियों लैब की कमी होती है, कर्मचारियों की कमी, लैब की कमी, तो इसकी वजह से जो मतलब दवाइयां बनाने की जो भी संसाधन है वो कम रहते हैं। इसके साथ मिलावट और नकली दवाइयां भी मिला ली जाती है। टेस्टिंग में देरी होने की वजह से जो इनके जो भी रिजल्ट आते हैं उसमें टाइम लग जाता है, जिससे कार्यवाही करने में भी देरी रहती है। लोग जागरूक नहीं है इन चीजों के बारे में, असली और नकली दवाइयों के बारे में उन्हें पहचान नहीं है, खास करके गांव वाले जो क्षेत्र के लोग हैं। निर्यात में चुनौतियां, जो पूरे विश्व के मानक जो कि WHO या फिर GMP के द्वारा कुछ ऐसे मानक पैरामीटर्स तैयार किए गए, तो उनको पूरा करने में कुछ छोटी कंपनियां जो काफी लापरवाही बरतती हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, जो विद रेफरेंस टू द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 India exported pharmaceutical products worth about $5 billion to the USA. India is the largest exporter of generic drugs in the world. The CDSCO is responsible for approving new drugs and clinical trials in India. Which one of the above statement are correct? मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 3 है, 1, 2, 3। तो इसमें सिर्फ दूसरी और तीसरी ठीक है। जैसे कि भारत जो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, यानी कि जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो भारत है, खास करके जो USA को जाती थी। अभी आपने देखा होगा इस पर भी प्रतिबंध, इस पर 100% टैरिफ लगा दिया गया, प्रतिबंध नहीं लगा, इस पर टैरिफ लगाया गया USA के द्वारा 100%। तो इसमें जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखिए ये उस समय 2015 में, उस समय पर जो भी CA का टॉपिक चल रहा होगा, तो मतलब CA के करंट न्यूज के साथ ही ये मतलब रिलेट करके आया था। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 प्रोहिबिट्स द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अडल्टरेटेड कॉस्मेटिक्स। The Central Drugs Standard Control Organization is responsible for the approval of new drugs and clinical trials in India. तो इसमें कौन से करेक्ट है? ये दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इस एक्ट के द्वारा ही मतलब कि जो अडल्टरेटेड कॉस्मेटिक्स हैं उनको बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जैसे कोविड पीछे आया था, तो कोविड की भी जो वैक्सीन वगैरह दवाइयों को लेकर काफी न्यूज़ें आ रही थी, तो कोविड-19 वैक्सीन ब्रिंग अबाउट paradigm shift in India's pharmaceutical industry. Discuss the challenges and opportunities that emerged in the context. इसमें क्या कर सकते हैं आप? CDSCO की भूमिका लिख सकते हैं, दवाई नियमन की जो भी चुनौतियां रहती हैं, आपातकालीन जो भी इमरजेंसी मुद्दे रहते हैं उन पर बात कर सकते हैं। इसके बाद जो इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज बीन अ ग्लोबल लीडर इन जेनरिक ड्रग्स, ये तो बिल्कुल सच बात है ना, बट रीसेंट क्वालिटी इशूड हैव रेज्ड कंसर्न्स, यानी कुछ ऐसी क्वालिटी इश्यूज अभी रेज हो रहा है। एग्जामिन द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक CDSCO इन एंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स, यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं कि दवाइयों नियमन पर जो भी मतलब कि मिलावट हो रही इनमें या फिर सुधार करने के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो भी हाल ही के विवाद है उसमें आप इसको ऐड करके लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एडिटोरियल का टाइम है, मतलब कि एडिटोरियल हम कर लेते हैं जो कि हमें ऐसे GS में काफी हेल्प करेगा। तो एडिटोरियल जो आज का ये 2 राइटर्स के द्वारा लिखा गया, एक है फ्लेविया लोप्स और दूसरे हैं बालाकृष्णा पिसुपति, तो उनके द्वारा लिखा गया। इन्होंने लिखा है क्लीन एनर्जी पर, यानी कि जो क्लीन एनर्जी है इनको अभी क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंशन की जरूरत है। अगर क्लीन एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना है तो उसके साथ ही हमें क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि जो जलवायु वित्त है वो भी मिलना होगा, यानी कि जलवायु वित्त का विस्तार करना होगा, जिसकी वजह से जो स्वच्छ ऊर्जा वो वाला क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं।
इन्होंने कहा है कि इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज गेनिंग मोमेंटम इन 2024 इंडिया एडेड 24.5 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी मेकिंग द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड द यूएस। यानी कि उन्होंने कहा सबसे पहले चाइना है, दूसरा यूएस है, उसके बाद है थर्ड जो है इंडिया है, क्लीन एनर्जी में जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए फिर भी यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल है 2025 क्लाइमेट रिपोर्ट जो आती है, उन्होंने कहा है कि इंडिया अलोंग साइड ब्राजील एंड चाइना एज अ लीडिंग डेवलपिंग कंट्री इन स्केलिंग सोलर एंड विंड एनर्जी। यानी कि भारत, चाइना और ब्राजील ये तीनों देश मिलकर काफ़ी ज़्यादा विंड एनर्जी में लीड कर रहे हैं, ये तीनों कंट्रीज। इसके बाद इन्होंने कुछ क्रिटिकल गैप बताए, यानी कि गैप क्या रहा है, इकोनॉमी को लेकर कितने गैप है और अभी क्या क्या ज़रूरत है भारत को आगे करने के सुझाव दिए गए। इसके बाद चेंजेस टू स्ट्रेटजी, यानी कि हमें अपनी स्ट्रेटजी भारत को चेंज करनी होगी, ये भी बताया इन्होंने आर्टिकल में। उसके बाद जो कार्बन मार्केट्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसकी बात की है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में हिंदी में समझ लेते हैं। अब देखिए, भारत में सबसे पहले हम स्वच्छ ऊर्जा की स्थिति देखते हैं। तो अगर हम कुल गैर जीवाश्म क्षमता देखेंगे भारत की कितनी है, तो 2025 तक 234 गीगावाट है, जो कि पूरी जितनी भी ये जो क्षमता है उसका 50% इसमें आता है गैर जीवाश्म में। 2025 की जो पहली छमाही थी, यानी कि पहले 6 मंथ थे, उसमें 22 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, और उसमें ये सभी ऊर्जा, ये डेटा आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में इसको फ्रेज कर सकते हैं। और पिछले वर्ष से इनको अगर कंपेयर किया जाए तो 57% तक ये ज़्यादा है जो स्वच्छ ऊर्जा भारत अभी उत्पादन कर रहा है। इसमें जो हम देखें उत्पादन और हिस्सेदारी क्या है, हाँ, तो भारत का उत्पादन और हिस्सेदारी क्या है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में 2025 में जो पहली छमाही में 236 जो हाँ गीगाबाइट और 2024 से 24% अधिक है। यानी कि 2024 में जितना था अब उससे बढ़कर 2025 में 24% अधिक उत्पादन किया गया है। इसके अलावा वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, यानी कि 2022 के बाद सबसे तेज गति से बढ़ा है। और कोयला उत्पादन जो है, यानी कि कोयला बनाने में 3% की गिरावट देखी गई है। इसके बाद जो प्रमुख पहल और लक्ष्य क्या है भारत के, 2030 का लक्ष्य क्या है भारत का, कि 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म क्षमता, यानी कि ऐसी ऊर्जा को प्रोड्यूस करना जिसमें बैटरी स्टोरेज हो, सर्कुलर सोलर पवन और ग्रीन हाइड्रोजन भी शामिल होनी चाहिए। इसके बाद पीएम सूर्य घर योजना चलाई गई है, 1 करोड़ जो घर है उनको मुफ्त सौर बिजली दी जाएगी। और इसमें क्या होगा, अगर सौर बिजली ज़्यादा दी जाएगी तो जो हमारी डिपेंडेंसी रहती है पानी से बिजली तैयार करना, ये सब कुछ, तो उन चुनौतियों से का ये हमारे लिए समाधान हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन, अभी हमने कल का जो आर्टिकल देखा था वो ग्रीन हाइड्रोजन पर था, जिसमें सबसे पहले जो है चीन सबसे आगे और उसके बाद भारत भी कोशिश कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने में। तो इसके साथ ही जो ग्रीन हाइड्रोजन हाईवे ट्रायल शुरू किया गया है। इसके साथ ही जो है राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। भूतापीय ऊर्जा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, बिजली उत्पादन और प्रत्यक्ष उपयोग के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इसके बाद निवेश जो 2024 में पावर सेक्टर का जो 83% निवेश होता है स्वच्छ ऊर्जा में रहता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत जो है 71वें स्थान पर आया था स्वच्छ ऊर्जा में, और निवेश में प्रगति हो रही है। इसके बाद स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, इसमें सोलर एनर्जी आती है, जो कि सूर्य से प्रकाश करके जो पैनल लगाए जाते हैं फिर उनसे एनर्जी तैयार की जाती है, उनको फिर स्टोर किया जाता है। और इसमें योजना थी पीएम सूर्य घर योजना, यानी कि हर एक घर तक जो सोलर पैनल को लगाना। इसमें जो चुनौतियां क्या रहेंगी, भूमि पर, यानी कि इसके लिए भूमि की ज़रूरत होगी, ग्रिड बनाने होंगे, बैटरी स्टोरेज की भी ज़रूरत रहती है। हालांकि जगह कम होने की वजह से ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। दूसरा पवन ऊर्जा, विंड से जो टर्बाइन से ऊर्जा तैयार की जाती है फिर उनको सेव किया जाता है, मतलब उनको संग्रहण करके उनको फिर जब ज़रूरत होती तब यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हाइड्रो पावर है, यानी कि पानी से, बहते पानी से जो ऊर्जा बनाना, मुख्य रूप से जो बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, उसकी वजह से ये सब तैयार की जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर पानी डैम बड़े बड़े बने हुए हैं। इसके बाद बायो एनर्जी रहती, जैव ऊर्जा, जो जैव पदार्थ जिसमें बायोमास, बायोगैस, जैव ईंधन इनसे बनाई जाती है। और इसकी योजना क्या है, एक तो गोबर धन योजना है, उसके बाद बायोमास
को फायरिंग कोयला संयंत्रों में। इसमें क्या होता है, लाभ क्या रहेगा इसमें, कृषि जैविक कचरे का उपयोग होगा और जो ग्रामीण वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमने कल अच्छे से किया था कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो उपकरण है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि पृथ्वी की जो अंदर की गर्मी होती है, पृथ्वी जो पूरी अंदर से गर्म है उससे बिजली ताप बनाना, तो ये सब काफी फायदा होगा इससे भी। इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं जो गैप बताया जा रहा है भारत का, वो गैप आखिर क्या है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल गैप की बात हो रही है कि जो स्वच्छ ऊर्जा है उसके लिए 2030 तक जो 1.5 से लेकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर की जो ज़रूरत है, लेकिन अभी जो हम देखेंगे भारत में जो जलवायु वित्त प्रवाह वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, यानी कि बहुत कम है। 2025 में ये सिर्फ 45 बिलियन डॉलर से भी अधिक पहुंचा, लेकिन हमें ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है। इसमें जो कंपनियां हैं उसकी जो वित्तीय कमजोरी दिखाई जा रही है, यानी कि हानि होने की वजह से या फिर टैरिफ की वजह से, ये सब कुछ क्या होता है कि ये काम जो होते हैं कंपनियां इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाती, उनको कहीं ना कहीं डर रहता है। इसके बाद जो रेगुलेटरी या फिर पॉलिसी इंस्टेबिलिटी रहती है, यानी कि पीपीए में देरी हो जाती है, रद्दीकरण या फिर मतलब रद्दीकरण यानी कि लाइसेंस रद्द कर देना, टैरिफ को मतलब नहीं टैरिफ इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते, तो इन सभी के कारण ये जो है रेगुलेटरी जो पॉलिसीज है वो पीछे जा रही हैं। इसके बाद सप्लाई चेन एंड जो क्रिटिकल मिनरल्स गैप है, 100% हम आयात पर डिपेंड करते हैं, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे जो खनिज है ये चीन पर ज़्यादा डिपेंड है। चीन से हम ये सब कुछ ज़्यादा मंगवाते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे मूल्य में अस्थिरता, भू राजनीतिक जोखिम देखने को मिलता है। हालांकि 2040 तक जो मांग है वो 9 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम को छोड़कर जितने भी धातु हैं उस सब में भारत जो आत्मनिर्भर नहीं है, खास करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसको प्रभावित करता है। इसके बाद ग्रिड एकीकरण, बुनियादी ढांचे की कमी होती है। अगर हमने सोलर पैनल वगैरह लगाने तो हमारा जो ग्रिड है पूरे भारत में एकीकरण नहीं हो पाता, उनका इतनी ज़्यादा जमीन नहीं लग पाती। आपने ऐसे देखे होंगे कहीं किसी गांव में या किसी खेतों में लगे होते हैं ऐसे ग्रिड, लेकिन उसके लिए सिर्फ उतनी जगह नहीं, बड़े बड़े प्लांट चाहिए होते हैं और इतनी जगह नहीं मिल पाती ना तो सरकार को। अगर प्राइवेट कंपनीज चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करके वो खरीद सकती हैं। इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां भी रहती हैं, जैसे कि कोयला क्षेत्र में जो नौकरी करने वाले लोग खुद को मतलब उनको हानि होती है तो वो वहां पर रोजगार करना पसंद नहीं करते हैं। फिर इसके बाद भूमि अधिग्रहण, सामाजिक स्वीकृति रहती है। भूमि विवाद बहुत सारे चल रहे हैं भारत में, ऊर्जा पहुंच की असमानता है, जल के लिए तनाव चल रहा है, यानी कि कहीं पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं नदियों में आपसी जो तनाव चल रहा है, एक स्टेट की नदी का दूसरे स्टेट की जो भी नदी है उनका जो जल का विवाद है वो लगातार देखे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक और साथ ही में ये जो है हमारा ऐसे में भी हेल्प कर सकता है। Which one of the following best describes the aim of Green Indian Mission? तो इसको कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है, incorporating environment benefits and cost into the union and state budget, thereby implementing green accounting, increasing forest cover to the extent of 1/3 of India's geographical area, implementing a mission to enhance ecosystem services like carbon sequestration and biodiversity। तो इसमें कौन से करेक्ट है, दूसरा एंड तीसरा दोनों ही सही है। इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट एम्स टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन इन सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स बाय 2030। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। ये जो है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ISA। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड क्लीन एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। कौन से क्लीन एनर्जी सोर्सेज है, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस। तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा है, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये जो है क्लीन एनर्जी सोर्स है भारत में। इसमें जो मेंस के क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया एंड चैलेंजेस फेस्ड इन इट्स एक्सपेंशन। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है जो हम देखते हैं नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको एनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये इसमें आप देख सकते हैं क्लीन एनर्जी सोर्सेज इसमें दे सकते हैं, चैलेंजेस लाइक जो फंडिंग गैप अभी हमने देखा। इसके बाद ग्रिड इंटीग्रेशन, क्रिटिकल मिनरल डिपेंडेंसी, तो ये सब इसमें ऐड कर सकते हैं।
जो अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और जीएस का क्वेश्चन है, The government of the India has taken several steps to promote the renewable energy sector. Analyze these steps and discuss the challenges faced by this sector. ये आसान क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस के साथ करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारे अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उनको बताना है, उसको एनालाइज करना है, उसके बाद फिर उनके जो भी चैलेंजेस है उनको करना है, जिसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से इसमें इनिशिएटिव्स है। पीएम सूर्य घर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, और इसके बाद डिस्कॉम डेट एंड स्टोरेज शॉर्टेज वगैरह, ये सब कुछ इसमें बता सकते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आसान क्वेश्चन, इसमें कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपने जो भी मतलब आपको आंसर आता है, जो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको कल के सेशन में इसका आंसर सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने कल के लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।